नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं, आज उसी का एक प्रमुख विषय राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको पढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम शॉर्टकट में डीपीएसपी कह रहे हैं। जो डीपीएसपी है किस जगह से लिया गया है, संविधान के किस भाग में है और इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इनके सभी आयामों की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसको हम शॉर्टकट में डीपीएसपी कह देंगे। अब देखते हैं क्या कहाँ से लिया गया है, ये क्या है और कहाँ से लिया गया है। पहले तो कहाँ से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। वहीं मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, यूएस से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड से, और जो मौलिक कर्तव्य पढ़ाया था तो वो कहाँ से, रूस से लिया गया, यूएसएसआर। अब देखते हैं क्या इसमें है, किस भाग में है, भाग 4 में है, ये 4th भाग में है, पार्ट में है। ये किस आर्टिकल के बीच है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, किन आर्टिकल में आता है, आर्टिकल या अनुच्छेद 36 से आर्टिकल 51 तक है ये। और इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब है क्या, ये क्या मतलब, पहली बात तो निर्देश देता है एक प्रकार से, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है राज्य के नीति तत्व का। और इसकी प्रकृति क्या है, गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है मतलब नॉन जस्टिसेबल है, जस्टिसेबल नहीं है, न्यायोचित है। बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। कहने का गैर न्यायोचित में इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे सकती है, या हमारे जो इस नीति निर्देशक तत्व की किसी चीज़ का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं उसके संरक्षण के लिए। दूसरी बात, बाध्यकारी नहीं है, जो इसमें दी गई बातें हैं कुछ ज़रूरी नहीं है कि राज्य उसको माने ही माने। फिर आगे देखते हैं। अब इसकी जो चर्चा है ये कहाँ से कहाँ तक करनी है, हमें आर्टिकल 31 से आर्टिकल 51 तक इसकी चर्चा करनी है। तो इसका एक एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये जो है आर्टिकल 38 से 51 है, आर्टिकल 51 है, 51, क्योंकि 37 में डिफिनेशन है स्टेट की डिफिनेशन और किस आर्टिकल में थी, मूल अधिकार में थी। जब हमने बताया था आर्टिकल 12 मूल अधिकार में, उसमें भी स्टेट की डिफिनेशन थी। और आर्टिकल जो है 37 जो आता है उसमें प्रकृति की बात की गई है, जैसे गैर न्यायोचित है, बाध्यकारी नहीं है, इस प्रकार की बात की गई। लेकिन जो 38 से स्टार्ट होता है मुख्यतः देखा जाए तो हम देखते हैं इसको। पहले तो आर्टिकल 36 क्या राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर आर्टिकल 37 इसमें क्या बात की गई है, गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित वह बाध्यकारी नहीं है, गैर न्यायोचित है वह बाध्यकारी बाउंडेड नहीं है, मतलब नॉट बाउंडेड, बाध्यकारी नहीं, मतलब कह सकते हो प्रकृति की बात है, इसकी कैसी प्रकृति है। अब बात आती है आर्टिकल
38 ये क्या कहता है? राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रबंध करना, मतलब क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य है। इस आर्टिकल 38 में कहा गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है। और इन्हीं न्याय की बात जो है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की बात प्रस्तावना में भी की गई है, लिंक भी करी एक दूसरे से। तो देखते हैं, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, या कह सकते हो सीधे कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और इसी में जो बात कही गई है सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक न्याय। अब देखते हैं क्या रहता है आगे। आर्टिकल जो है 39 इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के लिए, मेल फीमेल डोमिनेंट दोनों जो हैं, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान मजदूरी, समान कार्य के लिए समान मजदूरी। ये अब इसी आधार पे जो है महिला पुरुष में विभेद नहीं रहता है। कोई भी सरकारी नौकरी देखेंगे, सरकारी क्या प्राइवेट में भी, मतलब रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट की निगाह में हो, प्राइवेट में वैसे तो अपना लुका छिपी का खेल चलता है, लेकिन देखा जाए जो सरकारी या जो सरकार की नज़र में जो संस्थाएं हैं उसमें महिलाएं और पुरुष के जो बीच है कोई वेतन की विसंगति नहीं रहेगी, समान वेतन रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं किसको टच कर रहा है? ये आर्टिकल 15 को, मूल अधिकार में। वहाँ क्या कहा गया था? लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन जो है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर, ठीक है, बेस्ड ऑन जेंडर। अब देखते हैं आर्टिकल 39 का ए, ये क्या रहता है? इसमें फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात रखी गई है। अब ये जो है जोड़ा गया था, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया? 42वें 42th जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा इसको जोड़ दिया गया। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, हमने निःशुल्क विधिक सहायता की बात किस में की थी? मूल अधिकार में भी की थी, जो आर्टिकल 21 के तहत बताया था। अब देखते हैं आगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम आ जाता है। अभी 1-2 प्रश्न देंगे, कैसे आ चुके हैं, या कभी कभी सीधे पूछ लेता है, या फिर कभी कभी मैच द कॉलम में या कूट में दे देता है। सीधे कभी कभी आर्टिकल से पूछता है, कभी कभी इनकी बातें दे देता है, क्या इनके प्रमुख तथ्य इसमें दिए गए हैं। और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लगा के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है और सिविल IAS तक में इससे क्वेश्चन रखते हैं। PCS सब में लगभग सारे एग्ज़ामों में मिलते हैं। अब देखते हैं इसके बाद आर्टिकल जो है 40, या अनुच्छेद या आर्टिकल एक ही बात है, इसको अनुच्छेद भी कहते हैं, अनुच्छेद, ठीक। इसमें क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन, इसका जिक्र है। मतलब राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का कौन जो अनुच्छेद बता रहा है? 40 बता रहा है। और कौन सा जो कह सकते हो भाग संविधान में? राज्य के नेतृत्व वाला भाग। अब देख रहे हैं उसके बाद आर्टिकल 41,
इसमें क्या है, कुछ दशाओं में या कुछ मामलों में काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता, तो इसी के अंतर्गत। तो कभी कभी प्रश्न आता है रोजगार का अधिकार किस से संबंधित है, मतलब उसमें ऑप्शन होता है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नेतृत्व, प्रस्तावना। तो इसमें रोजगार की बात की गई है, डीपीएसपी में की गई है, राज्य के नेतृत्व में। अब काम पाने का कुछ मामलों में काम पाने का अधिकार, वही रोजगार अधिकार, शिक्षा का अधिकार और क्या, सार्वजनिक सहायता, सरकार सब्सिडी देती है। देखा होगा शुरुआत के जो गैस चल रही थी, उज्ज्वला परियोजनाएं थी, उसमें सब्सिडी दी गई थी, या बहुत सारी स्कीम होती हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी कार्स आ जाएंगी, तो इलेक्ट्रिसिटी कार को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा, जो कि पॉल्यूशन से बचाती है इलेक्ट्रिसिटी कार, उसमें पॉल्यूटेड फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा, तो उसको कैसे प्रमोट करे इलेक्ट्रिसिटी कार को या इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स को, तो उसकी सब्सिडी देगी। जैसे मान ली 4 लाख की कार आ रही है मार्केट में, तो डीलर उसको तो उसी रेट पे बेचेगा 4 लाख पे, तो गवर्नमेंट डीलर को 40,000 की सब्सिडी दे देगी, तो वो क्या हो गई 30,60,000 की कस्टमर को पड़ गई। तो सब्सिडी ऐसे होती है, सहायता एक प्रकार से। तो ये भी इसमें बात की गई है, सार्वजनिक सहायता का उपबंध करेगी सरकार, ये भी बात की गई। अब देखते हैं आर्टिकल, इससे संबंधित कोई भी बात है, सीधी बात है, काम से संबंधित शिक्षा है और जो है सार्वजनिक, तो एक दूसरे से टच कर रही हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। आर्टिकल जो है 42 क्या रहता है, आर्टिकल 42 में जो कह सकते हो पशु सहायता संबंधित है, या इसको न्यायोचित और एक बात आती है न्यायोचित व मानवीय कार्य दशाएं, मतलब सरकार नौकरी देगी तो ऐसी जगह नहीं देगी कि स्लेब गिरी जा रही है, वहाँ की स्थिति भी अच्छी होगी, कुछ हो। वास्तविकता और लिखी बात में अंतर जरूर है, लेकिन ये नियम में है कि जो भी कार्य करने का मौका मिलेगा उसकी दशाएं मानव के अनुकूल होंगी। मानवीय कार्य दशाएं व प्रसूति सहायता, जो मैटरनिटी एड है, रिलीफ है, वो मिलेगा। प्रसूति सहायता जैसे इसी के तहत जो है महिला जो गर्भावस्था में होती है तो उसको छूट मिल जाती है, सरकारी सेवा में है या प्राइवेट संस्था में भी है, ये सरकार के लिखा पढ़ी के अनुसार वो निकाय चल रहा है, तो उसमें छूट है। जैसे 26 सप्ताह का अवकाश है दिया गया है जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज़, तो किसके तहत है, प्रसूति सहायता जो है राज्य के नेतृत्व के तहत। अब देखते हैं आर्टिकल 43, ये क्या रहता है, इसमें क्या, जो कर्मकारों के लिए निर्वाह वेतन का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा वेतन दो जिससे उसका जीवन निर्वाह हो जाए, मतलब न्यूनतम वेतन तो देना ही देना है, तो इससे संबंधित है ना, न्यूनतम वेतन से कर्मकारों के लिए या कर्मकारों के लिए न्यूनतम वेतन या निर्वाह वेतन लिख लीजिए, निर्वाह वेतन। अब सरकार महंगाई क्यों डीए वगैरह बढ़ाती है, क्योंकि उनका जो गवर्नमेंट कर्मचारियों का जो होते हैं तो उनका निर्वाह वेतन के लिए, मतलब उनका ऐसा वेतन बन जाए कि वो मार्केट में वो चीज़ खरीद सके और जो है अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो इतना वेतन मिलना चाहिए, निर्वाह वेतन। जो आर्टिकल और मनरेगा वगैरह में भी रहता है, जो मनरेगा भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है मनरेगा, जो स्कीम गवर्नमेंट की चली थी मनरेगा की, क्या रहता था, 100 दिन प्रत्येक परिवार के किसी एक सदस्य को जो 100 दिन में मजदूरी जरूर मिलेगी, मनरेगा में कार्य जरूर मिलेगा। अब इसी का 43A जोड़ा गया। 43A में ये किस आर्टिकल द्वारा जोड़ा गया, पहले तो इसका चर्चा यहाँ पे करते हैं। 43A में क्या रहा है, कर्मकारों के लिए जो क्या रहता है, इसमें वेतन सरकार देगी, साथ में कर्मकारों के लिए उद्योगों
के प्रबंध में भागीदारी, उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी, कहने का मतलब ये है कि जो भी उद्योग लगेंगे उसमें उनका अधिकार है कि कर्मकार उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें नौकरी पाएँ। फिर आर्टिकल जो है 43 का बी, सहकारी समितियाँ अभी हाल ही के जो शरद पवार महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही गठबंधन की, उसमें शरद पवार की सरकार है। अभी हाल ही में सरकार जो मोदी की है, गवर्नमेंट जो केंद्र की, और शरद पवार जो कि गठबंधन सरकार के, उन लोगों ने किस पे चर्चा की है? सहकारी समिति पे वार्ता की है। तो इसलिए करंट का मुद्दा हो गया, उसमें कैसे क्या सुधार किया जाए सहकारी समिति का, जो दिया हुआ है संविधान में और सुधार के तहत, और जो वास्तविकता है बिल्कुल अलग अलग है। तो ये समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। सहकारी समिति ये कहाँ पे इसका उल्लेख है? इसमें उल्लेख है। और हमने और बताया था भाग किस में है, ये किस भाग में है? भाग 9 का बी भी बताया था हमने, सहकारी समिति संबंधित। तो इसकी बात हो गई। अब आर्टिकल जो भी देखिए करंट में इशू रहता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन से टच करता है, तो उसको ज़रूर मान लीजिए, उसके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब जैसे कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई, तो आपको केवल इस लाइन से मतलब नहीं है, आप उसको सीधे टच कीजिए संविधान में, उसको अप्लाई कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमने बताया था आर्टिकल 25 मतलब धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई थी। ऐसे तो धार्मिक स्वतंत्रता है, तो इस पर प्रतिबंध लगा रही सुप्रीम कोर्ट कि कांवड़ यात्रा निकलनी थी, तो ये प्रतिबंधित है, कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ है। लेकिन एक हमने और बात की थी, जो संविधान के अनुच्छेद 25 में ये भी कहा गया, धार्मिक स्वतंत्रता में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के मामले में जो क्या उसको ये स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। तो इस समय कोविड पेंडेमिक है, बता रहे हैं दूसरा फेज़ आना है। ये दूसरा फेज़ आता है तो कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा में लोगों को एक दूसरे से क्लबिंग होगी, तो बढ़ने की संभावना रहेगी। तो स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं बात आ गई, तो इसलिए इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कांवड़ यात्रा होती है तो बहुत सारे नियमों का प्रोटोकॉल के तहत वो निकाली जाएगी। तो इस प्रकार उसको ऐड कर लीजिए, उसको वहाँ से लिंक कीजिए, तो आपके ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहेगा दिमाग में। क्वेश्चन आएगा तो गलती होने की संभावनाएं कम रहेंगी। आर्टिकल जो है 44 जो समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब ये क्या है? जैसे मतलब जो देश में नागरिक हैं सबके लिए एक कानून है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में एक शादी है, मुस्लिम मैरिज एक्ट में जो 4 शादियां हैं, तो कहीं ना कहीं कानून में टकराव है। फिर जो पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, उनका कुछ और दिया है। तो सारे मतलब कानून एक हिसाब से बनाए जाएं, जो कह सकते हो। इसमें क्या रहता है, जो आर्टिकल 15 है इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, कहीं ना कहीं 3 तलाक को हटाने में इस आर्टिकल का योगदान रहा 44। क्योंकि उसमें क्या था, 3 तलाक में महिलाओं को तलाक के आधार पे शीघ्र तलाक हो जाता था, तलाक के बिद्दत के आधार पे। इसमें क्या बात कही गई? और वहीं जो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो तलाक, हिंदू में जो है तलाक का सिस्टम बहुत हार्ड था, तो वहाँ तलाक देना कठिन था, वहाँ तलाक बहुत आसान था। अब एक आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? धर्म, जाति, नस्ल, जन्म आधार एवं लिंग के आधार पर, मतलब जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस आधार पे जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख मिलता है। 3 तलाक है तो वहाँ महिलाओं के लिए हिंदू में अलग कानून है और यहाँ पे कानून अलग था, तो उसको समान करने के लिए लाया गया। तो महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं जाति हो रही थी। तो अब देखते हैं आर्टिकल 45 ये क्या कहता है। आर्टिकल 45 में अब आगे उसको बिगाड़ के ऊपर लिखते हैं। आर्टिकल 45 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? देखिए पहले इस आर्टिकल में क्या था कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंधन किया जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन होगा। लेकिन हुआ क्या, जो मतलब क्लियर डिफाइन ये नहीं था,
लेकिन क्या होता है, 86वां संविधान संशोधन आता है, 86वां जो CA आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसमें क्या रहता है, इसके तहत आर्टिकल जो है अनुच्छेद 21 का जोड़ा जाता है। देख लीजिएगा वहाँ पर मूल अधिकार में आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा 21 का। इसके तहत क्या किया गया, जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध शिक्षा का उपबंध या शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का उपबंध या शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगी। जो मतलब राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य रहेगी और उस पर कोई पैसा नहीं पड़ेगा शिक्षा के लिए, उस शिक्षा तक। अब जो 21 का ये आया, ये जब इसमें 2086 संविधान संशोधन में इसको जोड़ दिया गया, समझिएगा 86वें संविधान संशोधन में एक नया आर्टिकल बनाया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई। इसमें ये बात जो है पहले से कहीं ना कहीं आर्टिकल 45 में थी, लेकिन जब यहाँ पे स्पष्ट बात कर दी गई, अब मूल अधिकार में करने का मतलब अब राज्य के लिए अनिवार्य ही अनिवार्य है। यहाँ पे क्या है, राज्य की मतलब हिला हवाली चलेगी, कोई भी सुप्रीम कोर्ट नियम नहीं बना सकता। अब इसको इसमें कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट जो है हमने पढ़ा था मूल अधिकारों को लागू कराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को रहता है, तो इसमें मूल अधिकार को लागू कराया। तो इसी के तहत 2009 में क्या हुआ, ये संसद में पारित हुआ सर्व शिक्षा अभियान, और फिर 2010 से वो लागू भी हो गया। यदि ये इसमें बना रहता तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि ये क्या था, ना कि बाध्यकारी है ना ही ये क्या है, न्यायोचित है। तो इससे उठा के इसमें इसको ले आए, और इसमें क्या कर दिया गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख, बाल्यावस्था की देखरेख, अर्ली चाइल्ड केयर जो होता है, देखरेख एवं व 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये हो गया बात इसमें। अब यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल जो है अगला, तो हमने देख लिया 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें ये संशोधन हो गया, समझिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और 6 वर्ष से, और ये 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। और साथ में क्या हुआ था, 11वां जो है आर्टिकल, ये इधर ये जुड़ता है, इधर जो आर्टिकल से एक ये जुड़ता है, ये कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक। अब फंडामेंटल ड्यूटी भी जुड़ जाता है, 11वां मौलिक जो है ये भी इसी से जुड़ा, 86वें संविधान संशोधन। अब देखते हैं आर्टिकल 46, हालांकि ये पहले से विद्यमान था, ये नया नहीं जुड़ा है, पहले से था। अब देखते हैं, मतलब मूल संविधान में था। अब इसमें क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के विकास का ध्यान रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं EWS जो आया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया था अन्य वंचित वर्ग, तो वो अन्य वंचित वर्ग में EWS को रखा गया। उसी आधार पे 103 संविधान संशोधन करके EWS को शैक्षणिक व सरकारी नियोजन में आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसी के आधार पे, क्योंकि एक शब्द इसमें मूल संविधान में वो बात दी गई थी, जो कि मूल संविधान में क्या अभी लिखाएंगे, ये अन्य वंचित वर्ग, तो अन्य वंचित वर्ग में EWS को रख दिया गया। तो अब देखते हैं अनुसूचित जाति, वहीं अनुसूचित जनजाति व अन्य वंचित वर्गों के शैक्षिक, देखिए शैक्षिक भी EWS में आ गया,
व आर्थिक हितों के विकास का ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक हितों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा या आर्थिक विकास पर व्यवस्था की जाएगी, उनके आर्थिक हितों के विकास के लिए व्यवस्था। ये बात हो गई। तो यहाँ पर अन्य वंचित वर्ग में कौन आ जाता है? एक तो क्या आ गया, महिलाएं भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, और यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी आ जाते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल, ये मूल संविधान में था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर आर्टिकल जो है 47, ये क्या रहता है? पोषण स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार व जन स्वास्थ्य के लिए स्थिति बेहतर करना राज्य का कर्तव्य है। इसमें क्या है? राज्य का कर्तव्य है। क्या है? एक तो पोषण स्तर सुधारने, पोषण स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर बढ़ाने, फिर आगे क्या है? मेन जो है जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने, मतलब नशीली दवाई, शराबबंदी, इसी आधार पर जो है सरकार रोक लगाती है। लेकिन नशीली दवाओं को औषधि में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अन्य प्रयोजन से नशीली दवाओं पर रोक है। शराब जो है, जहरीली शराब वगैरह बंदी रहती है, तो उस पर भी रोक लगाती है। क्यों? क्योंकि जन स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति करने में वो क्या होते हैं? विरुद्ध होते हैं उसके। और इसी के तहत जैसे कोविड पैंडेमिक में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो क्या था? स्थिति गवर्नमेंट सुधार कर रही थी स्वास्थ्य के लिए, तो क्या? इसी के तहत। अब देखते हैं उसके आगे। आर्टिकल जो है, आर्टिकल 48, इसमें क्या है? कृषि एवं पशुपालन, ये दिया है। पशुपालन में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ऑप्शन में दिया होता है, तो पशुपालन में क्या रहता है? प्रश्न बन जाता है। यहीं से देखते हैं, जो दुधारू पशुओं का वध नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी दिया है, गाय, बछड़ा एवं दुधारू पशुओं का वध नहीं पशुपालन के तहत। कि एनिमल एंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो इसमें क्या है? गाय, बछड़ों व गाय हो गया, बछड़ों व दुधारू पशुओं का वध नहीं। अब ये बातें प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में था, ये एक बार नहीं 2-3 बार इस प्रकार के प्रश्न आया है। उसमें कहा था इनमें से कौन राज्य का नीति निस्तत्व नहीं है, तो उसमें ये एक लाइन थी, ये नहीं दिया, पशुपालन नहीं दिया शब्द, सीधे दिया गाय व बछड़ों का वध की बात है। फिर जैसे दे दिया ग्राम पंचायतों का गठन है, फिर दिया जो है पर्यावरण संरक्षण है, फिर दे दिया राष्ट्रगान का सम्मान है, तो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं, राष्ट्रगान का सम्मान किसके तहत? मौलिक कर्तव्य के तहत है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो आर्टिकल जो है 49, एक और इसमें रहता है आर्टिकल ये का, इसमें क्या रहता है? आर्टिकल का 48 का काया ए, इसमें क्या रखा गया? जो प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित है, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन। संरक्षण का मतलब उसको देखभाल करना, और संवर्धन मतलब उसको बढ़ाना, और पेड़ लगाएं। बहुत सारी स्कीमें चलती रहती हैं, बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं, तो इससे संबंधित वृक्षों को बचाया जाए। बहुत सारे मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं
नर्मदा बचाओ जैसे बहुत सारे मूवमेंट। अब देखते हैं इसके बाद, और साथ ही तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये हो गया। अब आर्टिकल जो है 49, इसमें स्मारकों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण और अंतिम क्या, सेकंड लास्ट आर्टिकल जो है 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से कि इसमें दे देंगे ऑप्शन में आर्टिकल 51, 52 या आर्टिकल 51, 49, 50 इस तरीके के रख देंगे। 47 उसमें कहेंगे न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण संबंधित है, तो किससे 50, तो या 50-50 याद रखें, न्यायपालिका कार्यपालिका 50-50 ऐसे याद रख सकते हैं, 50 से 50-50। क्योंकि अभी एक आर्टिकल आ रहा है 51, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है जब आस पास आते हैं। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। जो विदेश नीति कभी कभी आता है, विदेश नीति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 51 संबंधित है, इसी को विदेश नीति से भी संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में विदेश नीति की भी बात बताई गई, संधि की भी बात बताई गई, और ज़्यादा कोई भी मुद्दा हो तो उसमें युद्ध की जगह समझौता मध्यस्थता करने की बात बताई गई। तो ये सब चीज़ें हैं। तो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद ये है 51। तो इस प्रकार हमने देख लिया राजकीय तत्वों के बारे में। प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे कुछ तो प्रश्न सीधे हैं, एक दो प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे, मतलब जो इसमें तथ्य दिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राजनीतिक तत्व संबंधित हैं इस प्रकार के। जैसे ऑप्शन में आंदोलनों के आदर्शों का सम्मान करना फिर स्मारकों का संरक्षण फिर प्रश्न में इस तरीके से और रहते हैं, लिंग निवास वंशक्रम के आधार पर भेदभाव नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। तो क्या रहेगा, ये जो स्मारकों का संरक्षण है किसमें बताया गया है, 49 में बताया गया, आर्टिकल 49 में। इसी प्रकार से अब इस प्रकार से प्रश्न रहते हैं हर कहीं, मतलब जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित तीनों का इसमें नॉलेज होना चाहिए इस ऐसे प्रश्न में। फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना का विचार संबंधित है
का विचार संबंधित किससे है? जैसे ऑप्शन का प्रस्तावना, ठीक, बी जो है ए हो गया, बी हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, सी हो गया फंडामेंटल, ये हो गया डीपीएसपी, और जो ये हो गया डी, ए व सी, ए व सी, तो ये हो गया कि ये भी होता है संबंधित, ये भी होता है, तो ये वाला प्रश्न हो जाता है। अब ऐसे ही प्रश्न में कभी कभी ऐसे दे देते हैं प्रश्न, कूट गलत है सही है, कूट का चयन। अब देखिए जैसे दे दिया मूल अधिकार भाग 3, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है कर्तव्य भाग 4 का डीपीएसपी भाग 5 और नागरिकता भाग 2। अब मान लीजिए आपको नागरिकता का नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन इतना तो पता है डीपीएसपी गलत कूट का चयन कीजिए, गलत कूट का चयन करें। अब देखिए तो इसमें ये गलत है, क्योंकि नागरिकता से मतलब नहीं, हमें पहले तो इतना ही पता है, ये 4 में है 5 आ गया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बना देते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट वाले, जैसे आईएएस तक में भी 1-2 बार प्रश्न देखे गए हैं, ये विधायिका पर नियंत्रण स्थापित करती है, कार्यपालिका के कार्यों को प्रतिबंधित करती है, तो इस प्रकार के ये दोनों कूट गलत हैं। इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है, मतलब ऐसे दिया कि राज्य के नेतृत्व कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं, विधायिका को प्रतिबंधित करते हैं। ऑप्शन 1, 2 दोनों, एक सही दूसरा गलत, ऑप्शन सी दोनों गलत, ऑप्शन डी दोनों सही, तो दोनों गलत, इस प्रकार के प्रश्न। अब मूल अधिकार राज्य के नेतृत्व में अंतर क्या है, मतलब मूल अधिकार क्या है, ये नकारात्मक है। राज्य जो है कुछ मसलों पर क्या रहता है, क्यों नकारात्मक है, राज्य कुछ मसलों पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं रहती है मूल अधिकार में, क्योंकि उस पर नियंत्रण रहता है कानून का राज्य पे। मूल अधिकार का ध्यान करता है जो भी कोई भी गवर्नमेंट, तो क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको सही करवा देती है, या सरकार के उस कानून को रोक सकती है मूल अधिकार को लागू कराने के लिए। और दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरे में क्या, जो ये मूल अधिकार है ये कानूनी रूप से मान्य है, और राज्य के अंदर तो कोई कानूनी मान्यता नहीं है। मूल अधिकार में क्या रहता है, ये जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थापना करते हैं, और जो राज्य डीपीएसपी है वह सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये जो डीपीएसपी कह सकते हो, डीपीएसपी क्या है, गांधीवादी और समाजवादी कल्याणकारी इनका सिद्धांत है। मतलब ऐसी स्थापना राज्य को, इनमें गांधीवादी विचारधारा मिलती है। समाजवादी गांधीवादी विचारधारा कैसे पाते हैं, जैसे शराबबंदी गांधी का वो था, और जो है गोवंश की हत्या जो इनके विरुद्ध था गांधी जी का, तो ये सब कुछ गांधीवादी विचारधारा मिलती हैं। और ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी विचारधारा से मिलता है। समाजवादी में क्या है, समानता जो है 38 में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, तो इस समाजवादी में आ जाता है। तो इस प्रकार की विचारधाराएँ मिलती हैं। तो हमने इस प्रकार देखा। और क्या रहता है, जो राज्य के नेतृत्व और मूल अधिकार में, मूल अधिकार जो होते हैं स्वतः लागू रहते हैं। राज्य के नेतृत्व के लिए कोई भी यदि लागू करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने आज भली प्रकार राज्य के नेतृत्व के बारे में समझा, जाना, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा की गई। धन्यवाद। जय हिंद।